नमस्कार। हेलो। हम्म, नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश का सॉइल आपको पढ़ना है, सॉइल इन उत्तर प्रदेश। तो किस प्रकार की मिट्टी है उत्तर प्रदेश में, आराम से समझिए इसको धीरे धीरे। एक एक मिट्टी पर डिटेल में बात होगी। क्यों मिट्टी पढ़ना जरूरी है? बहुत कॉमन सेंस है कि जब आप सॉइल पढ़ेंगे तो आप उसके साथ वेजिटेशन को समझ पाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी। वनस्पतियों के आधार पर आप ट्रेड एंड कॉमर्स को समझ पाएंगे। तो ओवरऑल सॉइल को समझना जरूरी है। यदि आप ध्यान से देखें तो हमने आपको उत्तर प्रदेश के मैप में सारी बातें समझा दी हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में आप उत्तर प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। सराउंडिंग जो हमारे स्टेट्स हैं, यूटीज है, उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नदियाँ आएंगी तो अपने साथ मिट्टी लेकर के आएंगी। जहाँ पर नदियाँ नहीं है वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी और इस मिट्टी में किस प्रकार का उत्पादन हो पाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मैप दिख रहा है, मोटे तौर पर हमने समझाने की कोशिश की है। ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है लाइट ग्रीनिश, ये बेसिकली ये एलुवियम सॉइल कहलाता है। मैप पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गंगा नदी बिल्कुल ऐसे बीच से आ रही है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर के क्या बना रही हैं? एलुवियम सॉइल बना रही हैं, जलोढ़ मृदा बना रही हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, सहारनपुर, ये इधर वाला पूरा एरिया, ये मुरादाबाद से ऊपर वाला, ये बेसिकली ये पर्वतीय मिट्टी है, माउंटेनियस सॉइल है। और जो सदर्न हिल्स है, जो दक्षिणी हिल्स है, हमने कहा यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल आपको दिखाई दे रहा है। आगरा मथुरा के आसपास का जो यहाँ पर है, इसमें थोड़ा बहुत एरिड सॉइल यानी कि शुष्क मृदा भी दिखाई दे रही है। तो मोटे तौर पर मैप पर आपका एक ओवरव्यू होना चाहिए कि किस प्रकार की मिट्टी उत्तर प्रदेश में। बाकी इन सभी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लास को शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सॉइल का और वो किस क्षेत्र में फैला हुआ है और उसमें कौन सी खेती हो सकती है, इसका एक चार्ट फॉर्म में आपको दे देते हैं। देखिएगा, चूंकि कंटेंट दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, इसीलिए आप टेंशन न लीजिएगा। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है एज इट इज हिंदी में भी है, ठीक है। एलुवियम सॉइल की बात हम कर रहे हैं, यानी कि जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब कॉमन सेंस है कि मिनरल्स ज़्यादा होंगे तो खेती भी अच्छी होगी, है ना। नेचर कैसा होता है? सिल्ट होता है, सैंड होता है और क्लेई होता है। कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का केंद्रीय भाग है और साथ में जो पूर्वी भाग है, उस क्षेत्र में पाया जाता है, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ वाले एरिया में। यदि आप देखेंगे तो कॉमन कल्टीवेशन यहाँ पर क्या है? गेहूं है, चावल है, गन्ना है, दालें हैं, सरसों है, इस टाइप से, मतलब ऑयल सीड है, पल्सेस हैं। दालों में अरहर है, चना है, मटर है, इनकी खेती इस एरिया में खूब भर भर के होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल, जो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया। रेड एंड येलो सॉइल में याद रखिएगा कि रिच इन आयरन होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और डिफिशियंट होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस का, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर का। यानी कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है या जो पठारी रीजन है, उसमें ऑर्गेनिक ह्यूमस की कमी होगी, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होगी, साथ में हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन की कमी होगी, ठीक है। सोनभद्र मिर्जापुर वाला रीजन है। ऐसी मिट्टी में किसकी खेती हो जाएगी? आप देखेंगे तो मुख्यतः दालों की खेती हो जाएगी, मोटे अनाजों की खेती होगी, मिलेट्स की खेती होगी, ये सब होगा, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल हमने आपको दिखाया था, उसके बारे में बात किया हमने। तो वो जो तराई रीजन है हमारा, तराई रीजन को हमने बहुत अच्छे से समझाया। तराई रीजन और उसके साथ साथ जो ऊपर भाबर का रीजन है, उन सब में ये मिट्टी पाई जाएगी, है ना। बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स उत्तर प्रदेश में जो होता है उसकी खेती यहाँ पर होती है ना। इसको याद रखेंगे आप लोग। इसमें ऑर्गेनिक जो होता है वो मैटर रिचनेस होती है, और जनरली एसिडिक सॉइल होता है। एसिडिक सॉइल में ही चाय की खेती भी हो सकती है, लेकिन यूपी में चाय की खेती जनरली नहीं होती। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्लाइम बारिश वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल के बारे में बताया, कहाँ पर है वो? मथुरा आगरा के आसपास। इसमें बेसिकली देखो, एरिड सॉइल में जौ की खेती अच्छी होती है, या फिर लेगुमिनस प्लांट्स की खेती अच्छी होती है, मोटे अनाजों की खेती होती है। और लोमी सॉइल जो होता है, इसमें सब्जी की खेती सबसे अच्छी होती है। ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी पॉइंट को हिंदी में यहाँ पर हमने आपके लिए तैयार कर दिया, आराम से इसको देख लीजिएगा, एक बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती होती है। अब एक एक करके हम लोग बात करना शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर बनना शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना शुरू होता है। हमने कहा कि फार्मिंग द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर का, कृषि का जो बैकबोन है वो आपका एलुवियल सॉइल है, राइट। क्यों बैकबोन कहा जा रहा है? हमने कहा कि एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी सपोर्टिंग स्टेपल क्रॉप लाइक व्हीट एंड
राइस अक्रॉस द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन। जो पूरी गंगा नदी जो बीच से आ रही है, आई एम वेरी होपफुल, आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट करके कि गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम हमने आपको बताया था, तो उत्तर प्रदेश के ठीक बीच से वो नदी आ रही है, तो आपको आइडिया होगा। उसके साथ यमुना उसके पीछे से आ रही है और उस दोनों की सहायक नदियां मिलकर एलुवियल सॉइल का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसका बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट है आप देखेंगे तो वहां पर एलुवियल सॉइल है। ठीक है, हमने कहा कि यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गैंगेटिक प्लेन की बात हमने किया, कवरिंग डिस्ट्रिक्ट लाइक वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। आप वहीं से सोच लो, जैसे हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है, हरिद्वार के आगे जब गंगा उत्तर प्रदेश में आ रही है तो वहां से ही एलुवियल प्लेन का निर्माण होना शुरू हो जा रहा है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसकी विशेषताओं पर बात करें तो इसमें फाइन टेक्सचर होते हैं। यदि आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप अपने खेतों की मिट्टी को उठाइएगा तो एकदम फाइन टेक्सचर आपको मिलेगा। एंड एक्सेलेंट वाटर रिटेंशन है। वाटर रिटेंशन से बेनिफिट क्या है कि आपने सिंचाई कर दिया, बारिश हो गई तो मिट्टी में नमी बनी हुई है। ठीक है, रिच इन पोटास, फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, बट ऑफन डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। देखिए एक बात समझिएगा, नाइट्रोजन की कमी जनरली इस मिट्टी में रहती है, इसीलिए हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देना पड़ता है। कोई भी आप खेती करते हो, गेहूं की, गन्ने की, धान की, आपने देखा होगा यूरिया आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि यूरिया बेसिकली आप देते हैं नाइट्रोजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। साथ में इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए हमने क्या कहा, आप यूरिया का यूज करते हैं। और जो बार बार ऑर्गेनिक मैटर की बात आ रही है, इसके लिए हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के प्लांट्स को डेवलप करते हैं जिसको सन कहते हैं, सन कहते हैं, पटसन कहते हैं, या फिर सनई भी कई बार कहते हैं, सनई, या फिर कई बार इसको ढेंचा भी कहते हैं। इनका प्रयोग करते हैं और इनके प्लांट जब बड़े जाते हैं तो खेतों में इनकी प्लाविंग करा देते हैं, और उससे क्या होता है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मेंटेन हो जाता है, जिससे कि जड़ों तक एयर पहुंचता है, बहुत सारे और न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एलुवियम सॉइल की, मुख्यतः कौन सी खेती हम लोग करेंगे, मुख्य फसलें कौन कौन सी होंगी, तो हमने बताया कि गेहूं, चावल जैसे मुख्य फसलें उगाने के लिए मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि आज के डेट में चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के पोजीशन पर चल रहा है। ठीक है, मक्का, गन्ना, इवन कई सारी सब्जियां भी इसमें उगाई जाती हैं एलुवियम सॉइल के अंदर। ठीक है, अगला जो दूसरा आपका टाइप ऑफ सॉइल है उसको हमने कहा कि रेड सॉइल है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, क्या बनेगा इस पर देखिए। हमने कहा कि प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द सदर्न रीजन, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, हमने दिखाया था जो बुंदेलखंड के आसपास का रीजन है, जो सदर्न प्लेटू है, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर इधर का, कह रहे कि यहाँ पर हमें रेड सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि दो एसिडिक ऑफर सुटेबल कंडीशन फॉर पल्सेस, मिट्टी कैसी है, एसिडिक है, लेकिन फिर भी ये दालों की खेती के लिए, ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली के लिए, फलों के लिए, इन तरीके की खेती के लिए ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है। और इस प्रकार से जब हमारे पास सभी प्रकार की मिट्टी होती है तो हमारे प्रदेश में कृषि की संभावनाएं बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाती हैं, विविध हो जाती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी खेती इन मिट्टी में भी होती है। ठीक है, यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मिर्जापुर, सोनभद्र से लेकर के इधर के रीजन में पाई जाती है। विशेषताओं की बात हमने किया तो आयरन ऑक्साइड इसमें ज़्यादा होता है, हाइयर इन आयरन ऑक्साइड, गिविंग अ रेडिश कलर। याद रखिएगा, जब भी कभी लाल रंग आ रहा है किसी मिट्टी में से तो बेसिकली वहां पर आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बेसिकली ये आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, आयरन के ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर रेडिश कलर आ रहा है। जनरली एसिडिक, पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस है तो बहुत कॉमन सेंस है। देखो एलुवियम में भी नाइट्रोजन कम था, रेड में भी नाइट्रोजन कम है, इसमें हमने कहा कि आयरन ज्यादा है तभी वो रेडिश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि हम लोग फसलों की बात करें तो बताया हमने इसमें मुख्यतः दालों की खेती हो सकती है, ग्राउंड नट की हो सकती है, मिलेट्स की हो सकती है, और बाकी सारी चीज़ों की हार्टिकल्चर क्रॉप की खेती इसमें हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने आपको समझा दिया। रेड सॉइल आपने समझा, एलुवियम सॉइल समझा, डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा जहां पर है, आपके दिमाग में देखो ना एकदम से सेट होना चाहिए कि यूपी के किस हिस्से में कौन सी खेती होगी। तो उससे क्या होता है कि जब आप आगे के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना तो वहां पर आपको बड़ा मजा आता है। देखिए फॉरेस्ट सॉइल क्या कह रहा है, फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बताया था हमने कि जो तराई रीजन है, तराई रीजन का जो फुट हिल्स है हिमालय का,
यहाँ पर आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। तो जहां पर देखो, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर रिच है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की रिचनेस होती है। एलुवियम में होती है, रेड एंड येलो में होती है, फॉरेस्ट में होती है। तो हमने बताया कि फॉरेस्ट में ये चीज रिच होती है। फास्टिंग द ग्रोथ ऑफ टी, कॉफी एंड स्पाइसेस व्हाइल आल्सो सस्टेनिंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलता है जब आप यूपी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हैं, नेशनल पार्क पढ़ते हैं। तो आप देखिए, आप यूपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ते हैं वो कतरनिया घाट पढ़ते हैं। कतरनिया घाट कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? कॉमन सेंस है, कतरनिया घाट आपको तराई रीजन में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लोरा फौना का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, कहाँ पर हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन इसका है? तराई रीजन में है। लोकेशन बता दिया, फुटहिल्स ऑफ हिमालय। तराई कहाँ से कहाँ तक है वो आप जानते हैं, तो आराम से उसको पहला लेक्चर याद करिए, जो इसी सीरीज का पहला लेक्चर है, इसमें हमने यूपी के मैप पर बात करी है। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो हमसे पूछिएगा। कैरेक्टरिस्टिक, रिच इन ऑर्गेनिक पहले ही क्लियर है, बता ही दिया है ना? क्यों रिच है? क्योंकि डीके फॉरेस्ट लिटर, जो फॉरेस्ट लिटर है उसके डीके के कारण यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की रिचनेस है। फसलों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, एरिड सॉइल पर देख लीजिए। एरिड सॉइल क्या है? एरिड सॉइल कहा जा रहा है कि थ्राइविंग द साउथ ईस्टर्न का मतलब समझ रहे होंगे, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स। एरिड सॉइल दो चैलेंजिंग सपोर्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप लाइक मिलेट्स। आपसे कोई पूछे कि बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आप कहते हैं आगरा मथुरा रीजन जो है वो बाजरे की खेती के लिए। क्यों पूरे देश में? राजस्थान का, क्योंकि एरिड सॉइल के अंदर मोटे अनाजों की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एरिड सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है ना, जल्दी ड्राई हो जाता है, और ऐसे में आप देखते हैं कि हम यहाँ पर बाजरे की खेती बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और समझिएगा कि एरिड सॉइल के अंदर एक और कैपेसिटी होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे बाजरा वगैरह की खेती कभी आप करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस बियर करने की कैपेसिटी है। जैसे गेहूं चावल है तो उतना रेजिस्टेंस तो बियर नहीं कर सकता है, लेकिन बाजरा मिलेट जो होते हैं ना, इस तरीके के जो मोटे अनाज हैं, वो इस प्रकार की मिट्टी में आसानी से सर्वाइव करके प्रोडक्ट अपना दे पाते हैं। ठीक है, लोकेशन बता दिया, जैसे झांसी ललितपुर से लेकर के आगरा मथुरा तक इन जिलों में आपको देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक में बता दिया हमने कि लो इनऑर्गेनिक कंटेंट, बहुत क्लियर सी बात है। देखिए मैक्सिमम मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट कम ही होता है पर्वतीय मिट्टी को छोड़ करके। ठीक है, पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पहले ही बताया था। जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं यही सब एग्जाम में सवाल बनेंगे कि किस मिट्टी में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है, किस में कम होती है। ठीक है, फसल हमने बताया मोटे तौर पर बाजरा हुआ, जौ हुआ, दालें हुई, है ना, मतलब जो सूखा रोधी फसल हैं जिनमें सूखा का असर उतना नहीं पड़ता है वही इसमें हो पाएंगे। ठीक है ना। लोमी सॉइल देखिए, लोमी सॉइल भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सेंट्रल टू उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल हार्टलैंड, लोमी सॉइल बूस्ट बैलेंस्ड फर्टिलिटी, वर्सेटाइल टेक्सचर, accommodating a wide range of crops from vegetable to wheat, यानी कि सब्जी से लेकर के गेहूं तक, है ना। इंश्योरिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी, ये आपको देखने को मिलेगा। किस क्षेत्र में मिलेगा? हमने कहा लोमी सॉइल का कुछ हिस्सा आगरा मथुरा अलीगढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इसकी विशेषता हमने कहा कि फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी, लोमी है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जब तीनों का मिक्सचर मिलेगा हमको तो यहाँ पर वर्सटाइल नेचर हो जाएगा मिट्टी का और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसीलिए लोमी सॉइल में आप देखेंगे तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का मिश्रण होता है। यदि हम बात करें कि इसमें क्या उगा सकते हैं, तो जब ये तीनों का मिश्रण है तो बहुत कॉमन सेंस है, इसमें सब्जियां भी उगा सकते हैं, फल भी उगा सकते हैं, गेहूं भी, चावल भी, यानी कि अनाज से लेकर के और बाकी सारी अपनी आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ पर चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है भाई। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में? एलुवियल सॉइल पढ़ा आपने, हमने कहा रेड एंड येलो आपने पढ़ा, माउंटेनियस सॉइल आपने पढ़ा, लोमी सॉइल आपने पढ़ा। इस प्रकार से आपने सब सॉइल और उसके अंदर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको पढ़ा और उसमें कौन सी खेती कर सकते हैं और किस तरफ वो फैला हुआ, ये सब कुछ आपने देखा। ठीक है, अब इरोजन की प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश में। जो सबसे बड़ी समस्या है वो मिट्टी का कटाव है। मिट्टी का कटाव का मतलब हो गया इरोजन, मिट्टी इरोड कर रही है ना। और इरोड करने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? जो खेती करने के तरीके हैं उसकी स्थिरता पर खतरा है। यानी मान लो हम इस साल खेती कर रहे हैं, मिट्टी अगले साल कट गई, इरोड हो गई, तो फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो फिर हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि हम एग्रीकल्चर को छोड़ कर कुछ और काम कर लें। इस प्रकार से वी आर नॉट स्टेबल इन आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर।
तो इसको रोकने के लिए भी क्या करेंगे वो समझेंगे, लेकिन पहले समझें कि कटाव क्या है, कैसे कटाव हो रहा है। और कटाव के कारण आपको मालूम है कि उपजाऊ मिट्टी ही नष्ट हो जाती है और बहुत ही खराब असर इसका पड़ता है ना। अब ऐसा नहीं कि कटाव जो है वह केवल और केवल नेचुरल है, नेचुरल भी है और एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि प्राकृतिक गतिविधियां हैं उसके कारण भी और मानवीय गतिविधियां उसके कारण ही, दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं कटाव को। तो इस कटाव को कैसे रोकेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पहले कारणों को समझते हैं कि क्या कारण है। ठीक है, सबसे पहला कारण देखते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। आप देख रहे होंगे बड़े स्तर पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में, तेज नगरीकरण के चक्कर में वनों की भारी स्तर पर कटाई होती है, खेती के लिए और शहरीकरण के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। इसके कारण से मिट्टी क्या हो रही है, नष्ट हो जा रही है, क्योंकि जंगल जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब जैसे मान लो कोई ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड पर जब तक ग्रासेस हैं तब तक मिट्टी को उन्होंने होल्ड कर रखा है। यदि आपने वहां पर ओवर ग्रेजिंग कराया, बहुत ज्यादा वहां पर उसको चारागाह आपने बना रखा है, तो जब घासें कट जाएंगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, इरोड होने लगेगी, है ना, मिट्टी इरोड होने लगेगी। तो एक कारण ओवर ग्रेजिंग है, इसका भी बहुत खराब असर पड़ रहा है। इसके बाद एक कारण हमने कहा आपसे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि एक तो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बताएंगे कि आप ऐसी खेती करो कि आने वाली जनरेशन को भी लाभ मिले, लेकिन एक होता है कि अनसस्टेनेबल, तो इम्प्रॉपर प्लाविंग, बहुत गहरी जुताई कर देना, या फिर कहीं ऑड इवन जुताई करना, या फिर ओवर यूज ऑफ केमिकल एक सबसे बड़ा कारण होता है, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज, जैसे एक्सेसिव यूरिया आप दे रहे हैं, एक्सेसिव वाटर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, मिट्टी आपकी सैंड में कन्वर्ट हो जा रही है ना। इसके साथ साथ लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, लोग क्या कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर खेती कर रहे हैं और क्रॉप रोटेशन से बच रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, गेहूं धान में दलहन बीच में ला दिया, ऐसे कुछ ला दिया, जो मिट्टी के फर्टाइलनेस को क्या करेगी, मेंटेन कर पाएगी। लेकिन अब क्या हम कर रहे हैं, बस रोटेशन नहीं कर रहे हैं, केवल एक पर्टिकुलर फसल कर रहे हैं, तो उससे मिट्टी में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके साथ साथ नेचुरल प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, जो क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट चेंज में आप जानते हैं कभी बहुत हैवी बारिश, कभी बहुत ज़्यादा सूखा, ये सब भी मिट्टी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। इसके अलावा हमने कहा ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से मिट्टी इरोड हो रही है। इसमें इरोजन में कई बार एयर और वाटर का भी रोल है, इसको भी समझिएगा। वाटर इरोजन क्या है, हमने कहा कि तेज रेनफॉल होगा, बहुत तेज बारिश होगी तो सरफेस रन ऑफ होगा, यानी कि ऊपर की मिट्टी है जो, वो क्या करेगी, वहां से लीच कर जाएगी, बह जाएगी, और ऊपर की मिट्टी ही कैसी है, न्यूट्रिशियस है, उसी में खेती हो सकती है। तो बहुत तेज बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर की जो फर्टाइल मिट्टी है वो इरोड कर जाएगी, इसको हम लोग वाटर इरोजन कहते हैं, जो टॉप सॉइल को इरोड कर देती है। विंड सॉइल, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि जो मिट्टी थोड़ी सी एरिड टाइप की है और बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या करेगी, वहां से हवा सरफेस से मिट्टी को उठा के ले जाकर के कहीं और छोड़ देगी, दिस इज कॉल्ड विंड इरोजन। तो विंड इरोजन भी एक कारण है, एयर इरोजन भी एक कारण है। ठीक है, शीट इरोजन, शीट इरोजन इसे हम लोग कहते हैं, देखो क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना उसमें पतली परतें जो होती हैं, थिन लेयर होती हैं, वो एक समान रूप से हट जाती है, यानी कि पूरी की पूरी एक लेयर ही हट गई, दिस इज कॉल्ड शीट इरोजन, है ना। यानी कि यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल थिन लेयर अक्रॉस अ वाइड एरिया ऑफन अननोटिस्ड अंटिल सिग्निफिकेंट डैमेज है ऑकर्ड, यानी कि ऊपर का हिस्सा ही शीट उसकी पूरी निकाल दी, दिस इज कॉल्ड शीट इरोजन। जब तक उस पर नोटिस नहीं आया, ध्यान नहीं आया, तब तक पता चला कि इरोजन हो चुका है। गली इरोजन या गुली इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कह रहा है कि पानी के तेज और केंद्रित बहाव के कारण बड़ी नालियां या खाइयां बन जाती हैं, जिससे जमीन की बनावट बुरी तरह बिगड़ जाती है। मैं आपसे पूछूं जैसे चंबल वाले क्षेत्र में, चंबल घाटी में, तो जो घाटी का एरिया है, उस घाटी के एरिया में मिट्टी में खेती हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा गली इरोजन हो रहा है कि पूरा रिवाइंस बना दिया है चंबल ने, वहां पर खेती हो ही नहीं सकती है। तो ये सब आपके इरोजन के प्रकार है। ठीक है, अब बात है कि सर ये बताओ कि इरोजन कैसे रोका जाए, इरोजन कैसे रोका जाए। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी के कटाव के इरोजन को रोकने के लिए क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए हमने बताया, देखो बहुत कॉमन सेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एड्रेसिंग सॉइल इरोजन इन उत्तर प्रदेश रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। भाई जो समस्या है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि हम तो खेती करें इस मिट्टी पर, लेकिन आने वाले हमारी जनरेशन को भी मिट्टी मिल पाए खेती करने के लिए। इस प्रकार से हमें खेती को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है,
वही जो प्रॉब्लम है उसी का समाधान करना है। अफॉरेस्टेशन, भाई वहां पर जंगलों को हम काट रहे थे, नए जंगलों को लगाओ, जहां जंगल कट गए हैं उनको दोबारा से लगाओ, रिफॉरेस्टेशन करो, है ना। इसके बाद कंटूर प्लाविंग करिए। कंटूर प्लाविंग जो होता है, प्लाविंग अलोंग द कंटूर्स ऑफ द लैंड टू रिड्यूस वाटर रन ऑफ, यानी कि वाटर रन ऑफ को रोकना है, तेजी से पानी बह ना पाए और सॉइल को हम क्या करें, बचा पाए, सॉइल लॉस ना हो। तो कंटूर प्लाविंग करके हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। टेरेस, यानी कि जो पानी जो तेजी से फ्लो कर रहा है उसको हम क्या करें, वेदिकाएं बना बना करके रोक दें, पानी धीरे धीरे फ्लो करेगा तो मिट्टी को अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। इसको हम लोग टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, सीढ़ीदार खेती कहते हैं। मतलब पानी के प्रवाह को रोक देंगे, कम कर देंगे, तो धीरे धीरे पानी आएगा, है ना। जैसे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, मान लो यहाँ से पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है और इसी को आपने ऐसे ऐसे नीचे डाउन किया है, तो स्पीड क्या होगा फ्लो का, वो रुक जाएगा। तो इसमें मिट्टी कम से कम फ्लो करेगी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कवर क्रॉप्स, हमने कहा कि जो ऑफ सीजन है, जहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा है, उस सीजन में आप क्रॉपिंग करिए, खेती करिए, काम हो जाएगा। इसके बाद सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का हमने कहा कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि बिल्डिंग चेक डैम्स बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, इसके बाद गैबियंस टू कंट्रोल वाटर बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यानी ओवरऑल जो रीजन है, चाहे विंड इरोजन का है, तो विंड इरोजन के लिए हमें उस समय कवर क्रॉप यूज करना चाहिए। हम खाली छोड़े रहेंगे तो मिट्टी तो उड़ेगी, है ना। साथ में हमने कहा कि जो पानी, तेज पानी आ रहा है, उस पानी के बहाव को रोकना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी नदी में हर साल बहुत तेज पानी आता, बहुत सारी पानी मिट्टी को बहा के ले आता, तो डैम बनाकर उनको रोकने की जरूरत है, सिस्टमेटिक वाटर डिस्चार्ज करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब एक यूनिफॉर्मिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाओगे कैसे हमको रोकना है, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स ओवरऑल आप ये समझिए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तभी ये बात बनेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सॉइल का टाइप और सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब समझ में आपको आ गया होगा। और एक क्वेश्चन फ्रेम करके प्रॉपर लिखने की भी कोशिश करिए, और साथ में एमसीक्यू क्या बन सकता है वो भी सोचने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।